दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जो लोग बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द अबोर्ड ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ABORD। अबोर्ड का मतलब होता है धाम, घर, निवास, उसे अबोर्ड कहा जाता है। गॉड मतलब भगवान, ईश्वर। द अबोर्ड ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर का निवास, या कह सकते हैं भगवान का निवास। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे एन ओल्ड लॉयन फेल्ट वेरी हंग्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FEEL, फील का मतलब महसूस करना, और फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। आप इसे नोट कर लीजिए। और सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंग्री। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, एन ओल्ड लॉयन, एक भूखे शेर को, फेल्ट वेरी हंग्री, बहुत ज़ोर की भूख लगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एन ओल्ड लॉयन फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन एक बूढ़े शेर को बहुत भूख लगी। सिंस ही वॉज अनेबल टू हंट ही थॉट ऑफ आ प्लान। क्या मतलब हुआ? सीन्स ही वॉज अनेबल टू हंट। दोस्तों, ये जो वाक्य है अनेबल, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अनेबल का मतलब होता है किसी काम को करने में असमर्थ, और ये जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, और ये जो वाक्य है वो एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। तो यदि आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात करूँ, इस वाक्य के बारे में बात करेंगे, सिंस ही वॉज अनेबल, तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। HUNT, हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो क्या अर्थ हुआ? सीन्स, क्योंकि, ही वॉज अनेबल टू हंट, क्योंकि वह शिकार करने में असमर्थ था। और दोस्तों, असमर्थ का मतलब समझ ही आ रहा होगा, ऐसा व्यक्ति जो उस काम को ना कर सके उसे असमर्थ कहा जाता है। ही थॉट ऑफ अ प्लान। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब होता है सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, THOUGHT। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना के बारे में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सीन्स, क्योंकि, सीन्स ही वॉज अनेबल टू हंट, क्योंकि वह शिकार करने में असमर्थ था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। आगे देखिए। ही स्टार्टेड वॉकिंग विद अ लिम्प। दोस्तों, LIMP देखिए, लिम्प को आप जरूर नोट कर लीजिए। लिम्प का मतलब लंगड़ा भी होता है, साथ में लंगड़ा के चलने को भी लिम्प कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा लगी के साथ कोई भी क्रिया आएगी तो स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। ही स्टार्टेड वॉकिंग मतलब क्या हुआ कि वह चलने लगा। विद ए लिम्प मतलब एक लिम्प मतलब कि लंगड़ा कर वह चलने लगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही स्टार्टेड वॉकिंग विद अ लिम्प मतलब वह, लिम्प मतलब लंगड़ा कर चलने लगा। अ मंकी सिटिंग ऑन आ ट्री सॉ हिम।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सी का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। अ मंकी सिटिंग ऑन ए ट्री। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपके बहुत काम का है। SITTING, ये सिट की फोर्थ फॉर्म है सिटिंग। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी है। तो दोस्तों कई बार आपको ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जहाँ पर एडजेक्टिव भी होगा या वो वर्ब भी होगा, तो वहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जिस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ उस बात पर आप ध्यान दें। यहाँ इस शब्द को वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर इसको एक एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। और एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि कोई भी शब्द वर्ब भी हो सकता है, साथ साथ में वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर वो नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री, मतलब एक बंदर, पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर। सो हिम, एक पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर ने उसको देखा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब ये जो है मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री, इसका मतलब हुआ पेड़ पर बैठा हुआ बंदर। तो यहाँ पर अब इसको जैसे आप देख रहे हैं सिटिंग ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री सो हिम, मतलब एक पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर ने उसको देखा। ही आस्क्ड द लॉयन, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ये भी पास्ट का वाक्य है। ही आस्क्ड द लॉयन, उसने शेर से पूछा। वाई आर यू लिम्पिंग लाइक दैट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म, और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है, और यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एक इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें कि इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्टिव वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड द लॉयन, उसने शेर से पूछा। वाई आर यू लिम्पिंग लाइक दैट, आप इस तरह से क्यों लंगड़ा रहे हो? एट दिस, इस बात पर, द लॉयन रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। एट दिस द लॉयन रिप्लाइड, इस पर शेर ने जवाब दिया। आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। वह आया है, मैं खाना खा चुका हूँ, वे लोग आ गए हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। इस तरह के जो भी वाक्य आप सुनते हैं ये सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। और दोस्तों कमिट का मतलब होता है कोई कृत्य करना, काम करना। थर्ड फॉर्म है कमिटेड। और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप वर्ड मीनिंग भी जानेंगे तभी आपको सेंटेंस अच्छे से समझ आएगा। SIN, सिन का मतलब होता है पाप, और ये एक से अधिक पाप हैं तो सिंस। और दोस्तों आप चाहें तो SI इसे भी नोट कर लीजिए, SINNER, सिनर का मतलब होता है पापी। मैं एक बार स्पेलिंग को रिपीट कर देता हूँ, SINNER, सिनर मतलब पापी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इस बात पर शेर ने जवाब दिया। आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। नाउ, अब, आई एम ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हूँ। एंड वॉन्ट टू रिपेंट, और पश्चाताप करना चाहता हूँ। दोस्तों सॉरी, रिपेंट का मतलब पश्चाताप नहीं, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। वैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूँ। देखिए ये जो शब्द है REPENT, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। यदि आप इसे गूगल करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे, शायद आप में से कई लोग इस वर्ड की मीनिंग जानते होंगे। लेकिन अगर कहानी के हिसाब से देखें तो ये जो वर्ड है वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। मैं एक दूसरा वर्ड बता दूँ जो इस कहानी में फ़िट होता है, आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। REMORSE, आई रिपीट द स्पेलिंग, REMORSE। दोस्तों रिमोर्स को जब आप सर्च करेंगे, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना। आप देखिए इन दो शब्दों में क्या फ़र्क है, और आप इस बात को भी ध्यान रखें जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि हर शब्द की एक अपनी मीनिंग होती है। तो इन दोनों बातों का अलग मतलब है। रिपेंट जो लिखा है इसका मतलब होता है पछताना, और जो दूसरा शब्द मैंने बताया है रिमोर्स, उसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तो यदि कहानी देखें तो यहाँ पर रिपेंट शब्द फिट नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, कहानी में तो हम इसको रिपेंट ही
ही पढ़ेंगे। चलिए, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या कहा, आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। नाउ अब, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, एंड वॉन्ट टू रिपेंट, और पछताना चाहता हूँ। या दोस्तों यहाँ पर रिपेंट की जगह रिमोर्स ही समझ लेते हैं तो उसकी मीनिंग सही निकलेगी। नाउ आई एम ओल्ड एंड वॉन्ट टू रिमोर्स, मतलब अब मैं बूढ़ा हूँ और पश्चाताप करना चाहता हूँ। फॉर देम, उनके लिए। आई एम वॉकिंग केयरफुली, और ये जो वाक्य है दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसे ऊपर देखा था ये इंट्रोगेटिव था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है इज एम आर के साथ, जहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और केयरफुली एडवर्ब है जिसका मतलब है सावधानी से। तो उसने क्या कहा, आई एम वॉकिंग केयरफुली, मैं सावधानी से चल रहा हूँ, सो दैट, ताकि, आई माइट नॉट किल एनी एंट, ताकि मैं कोई भी चींटी को ना मारूं ऑन द वे, रास्ते में। तो उसने इस बात का क्या जवाब दिया कि मैं बड़े सावधानी पूर्वक चल रहा हूं ताकि मैं किसी भी मतलब रास्ते में किसी भी चींटी को ना मारूं। द मंकी केम डाउन, दोस्तों कम का मतलब आना और कम डाउन मतलब नीचे आना, सेकंड फॉर्म केम डाउन, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द मंकी केम डाउन, बंदर नीचे आ गया। द मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से। तो क्या अर्थ हुआ, द मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री, बंदर पेड़ से नीचे उतर आया, नीचे आ गया। टू मीट, मिलने के लिए। द नोबल लॉइन, दोस्तों NOBLE नोबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेक, अच्छा, उसे सज्जन कह सकते हैं। एक सज्जन मतलब इस सज्जन शेर से मिलने के लिए, स्नेक शेर से मिलने के लिए बंदर पेड़ से नीचे उतर के आ गया। चलिए आगे देखिए। द लॉयन एट वंस कॉट हिम, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। CATCH कैच मतलब होता है पकड़ना, और सेकंड फॉर्म में कॉट CAUGST, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द लॉयन एट वंस, एडवांस मतलब तुरंत, मतलब शेर ने तुरंत उसे, हिम मतलब उसे, शेर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बट द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। CLEVER क्लेवर को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो क्या अर्थ हुआ, बट द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। ही सडनली स्टार्टेड लाफिंग, और दोस्तों यहाँ भी स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया है तो ऐसे स्थानों पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सडनली मतलब होता है अचानक। ही सडनली स्टार्टेड लाफिंग, वह अचानक हंसने लगा। आगे देखिए। When the lion asked him the reason, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह। When the lion asked him the reason, जब शेर ने उससे कारण पूछा। The monkey said, बंदर ने कहा। One who will laugh at this moment will go to the abode of God, क्या अर्थ हुआ, वन who will laugh at this moment। दोस्तों यहाँ पर who का यूज़ किया गया है। एक देखिए who जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का भी कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर who का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, मंकी सैड, बंदर ने कहा। वन हु विल लाफ एट दिस मोमेंट, मतलब वो व्यक्ति जो इस क्षण हंसेगा। विल गो टू द अबोड ऑफ गॉड, वो ईश्वर के निवास पर, भगवान के घर जाएगा। द लॉयन हिमसेल्फ एट वंस स्टार्टेड लाफिंग, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, खुद ब खुद। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन हिमसेल्फ एट वंस स्टार्टेड लाफिंग, मतलब शेर खुद भी तुरंत हंसने लगा। आगे देखिए।
द मंकी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, आप इसे नोट कर लीजिए, OPPOURTUNITY, नाउन है जिसका मतलब होता है अवसर। तो क्या अर्थ हुआ, द मंकी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। गेट का मतलब मिलना, किसी चीज़ का प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म में गॉट। द मंकी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बंदर को एक अवसर मिल गया। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्लाइम मतलब चढ़ना, सेकंड फ्रॉम क्लाइम्ड अप अ ट्री, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बंदर को एक अवसर मिल गया और तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। द लॉयन रिपेंटेड फॉर हिज फुलिशनेस। और दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये यहाँ पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पश्चाताप नहीं है, यहाँ पर है पछतावा करने के लिए। और रिपेंट का मतलब होता है पछताना, सेकंड फॉर्म रिपेंटेड। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन रिपेंटेड फॉर हिज फुलिशनेस। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, जो कि एक नाउन है। क्या अर्थ हुआ कि शेर अपनी मूर्खता के लिए पछताया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, अच्छे से मॉरल के साथ। और इस कहानी का यही मॉरल है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या में हो, और उसे कोई यदि वो किसी भी तरह की ऐसी समस्या में हो जो बहुत सामने उसकी मुश्किल हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो उससे सामने बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन यदि कोई भी मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमानी से काम ले तो अपने लिए कोई ना कोई बचने का रास्ता निकाल सकता है। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि एक जो बंदर था जो बहुत ही ज़्यादा शेर के सामने, जो बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, उसके बाद भी उसने शेर को आसानी से अपनी चालाकी से उसे मूर्ख बना दिया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। यदि आपने आज कहानी में कुछ सीखा हो और तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपने नोटिस किया हो कि कल कोई भी वीडियो मैं नहीं लेकर आया, और आप में से कुछ लोग के मेरे पास कमेंट आए कि सर आज आपने वीडियो नहीं बनाया, तो दोस्तों कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसा मैं ऑलरेडी एक दो बार आपको बता चुका हूँ कि मेरे को गले के दर्द की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों कल मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, और आज मेरे को थोड़ा ठीक फील हो रहा था, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।